डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 10 है, ठीक है, जो कि गलती से मैंने यूनिट नंबर 9 लिखा हुआ है। सो यूनिट नंबर 10 है पोस्ट आर इन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ एल्डरली क्लाइंट्स। तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे, आज इसके हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले क्लास में कुछ स्लाइड जो है हमसे रह गए थे, तो उसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे और उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जीरियाट्रिक असेसमेंट टूल में हमने साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स तक जो है इसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो टूल्स है जिसके ज़रिए हम पेशेंट के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एग्जामाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जीरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल है, हॉस्पिटल एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल है, इसके अलावा पेशेंट हेल्थ के हवाले से कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो उस क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उससे जो है हमें पता चलता है कि पेशेंट की जो साइकेट्रिक स्टेटस है वो कैसी है, आया पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। वालेकुम अस्सलाम सदफ़ इशफाक जी, कैसी हैं, ठीक है आप। वेट चेंजेस की तरफ, ठीक है, कि कैसे हम वेट के हवाले से डेटा गैदर कर सकते हैं और वेट के हवाले से कौन से टूल है जिसके ज़रिए हम डेटा जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास न्यूट्रिशनल हेल्थ चेक लिस्ट आता है, जिसमें हम पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करते हैं कि पेशेंट को आया एपेटाइट आती है या नहीं, भूख लगती है या नहीं। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि अगर कोई पेशेंट हो, ठीक है, जिनको बिल्कुल भूख ही ना लगे, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर फूड नहीं लेंगे, वो फिर जो है खाना नहीं खाएंगे। तो ऑटोमेटिकली उनका जो वेट होगा उसमें क्या आएंगी, उसमें चेंजेस आएंगी, उसमें एबनॉर्मेलिटी आएंगी। तो न्यूट्रिशनल हेल्थ चेक लिस्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, वेट के हवाले से डेटा गैदर करते हैं। इसके अलावा जो डिटेल्ड डाइटरी असेसमेंट होती है, ठीक है, जो कि हम 24 आवर्स रिकॉल करते हैं, मतलब 24 आवर्स 24 घंटे के दौरान उनको जो डाइटरी जितने भी चीज़ें होती है फूड वगैरह, ठीक है, तो उसके हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं कि क्या क्या पेशेंट ने जो है कंज्यूम किया है, क्या क्या जो है खाया है, सॉलिड में क्या खाया है, लिक्विड में क्या पिया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है इसमें मौजूद होती है। इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन, ओवर कंजम्पशन और इनएडिक्वाइट न्यूट्रिशन, ओवर कंजम्पशन और इनएडिक्वाइट न्यूट्रिशन की वजह से उनकी जो फिजिकल स्टेटस होती है, तो उसकी हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाते हैं जिसके ज़रिए पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसके हवाले से हमें डेटा मिलती है और उसी के बेस पर हम उनकी जो वेट है उसको हम क्या करते हैं, असेस्ट करते हैं। इसके अलावा फंक्शनल असेसमेंट टूल में हम क्या करते हैं, फंक्शनल असेसमेंट टूल में ये हमारे साथ वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम पेशेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्टिविटीज़ वो करते थे, तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, as a measure of overall impact of health condition in the context of a patient environment and social support system, ठीक है। इसमें हम पेशेंट के सोशल सपोर्ट सिस्टम और जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको देखते हैं कि इस माहौल का जो है पेशेंट पर क्या असरात जो है वो पड़ रहे हैं और माशरे में जो लोग हैं या इनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं तो उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, उनकी वजह से जो है पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उस पर क्या असरात पड़ रहे हैं। तो इसको हम मेजर करते हैं। दिस कैन बी एसेस एट 3 लेवल, ठीक है, इसको हम 3 तरीक़ों से जो है चेक करते हैं। एक हमारे साथ BADL है। BADL से मुराद ये है कि बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ लिविंग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके जो काम होते हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो डेली बेसिस पर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि आया वो उसी तरह से कंटिन्यू रखे हुए हैं या नहीं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ लिविंग,
डेली लाइफ लिविंग मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो मुख्तलिफ जो टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके बेस पर वो अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसको पूरा करते हैं, सर अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ एडवांस्ड एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ लिविंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, फंक्शनल असेसमेंट टूल्स है ये हमारे साथ, जिसके ज़रिए हम पेशेंट के जो फंक्शन कैपेसिटीज़ होती है, फंक्शन एबिलिटीज़ होती है, उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट में हमारे साथ ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिसके ज़रिए हम पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम कंप्रिहेंसिवली क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। अच्छा जी, बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ या डेली लिविंग इंडेक्स में हमारे साथ मुख्तलिफ चीज़ें आती है। तो इसमें अगर हम देखें एक्टिविटीज़ में सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ बाथिंग है, ठीक है। तो बाथिंग में पॉइंट्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पॉइंट, अगर इंडिपेंडेंट है खुद जो है वो बातिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो जो है किसी दूसरे लोगों के मोहताज नहीं है, तो इनको हम 1 नंबर देंगे। अगर डिपेंडेंट है, दूसरे लोग उनको जो है बात करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, और इनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में इनको मदद देते हैं, तो फिर ये हमारे साथ डिपेंडेंस हो जाता है, मतलब दूसरे लोगों पर ये इन्हिसार करता है, डिपेंडेंट होता है, तो फिर हमारे साथ 0 पॉइंट आएँगे, ठीक है। फिर इसके साथ हमारे साथ ड्रेसिंग है कि आया खुद ब खुद ये अपने कपड़े जो है चेंज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, गेट क्लोथ फ्रॉम क्लोजेट एंड ड्रॉवर्स एंड पुट ऑन क्लोथ्स एंड आउटर गारमेंट्स कंप्लीट विद फास्टनर, मे नीड हेल्प टाइंग शूज। अच्छा जी, नीड हेल्प विद ड्रेसिंग सेल्फ और नीड्स टू बी कम्प्लीटली ड्रेस, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो पेशेंट है आया, वो खुद ब खुद जो है कपड़े पहन सकते हैं या कपड़े चेंज करने की उनमें एबिलिटी या कैपेसिटी अब है या नहीं। अगर है तो पॉइंट इनको हम 1 देंगे, अगर नहीं है तो फिर 0 देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग जो है इनको कपड़े पहनाते हैं और इनके कपड़े जो है वो चेंज करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से टॉयलेटिंग आ गई, ठीक है। सो गोज़ to toilet, get on and off and arrange clothes, clean genital area without help, ठीक है, कि बगैर किसी के सपोर्ट के खुद ब खुद जो है वो टॉयलेट जाते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, फिर अपने आप को खुद साफ़ करते हैं, ठीक है। तो अगर खुद से कर सकते हैं तो पॉइंट्स हम इनको क्या देंगे, 1 देंगे। अगर नहीं कर सकते तो ज़ाहिर बात है दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है, तो फिर हम इनको क्या करेंगे, 0 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसफरिंग हमारे साथ है, तो ट्रांसफरिंग से मुराद ये है कि मूव्स इन एंड आउट ऑफ बेड और चेयर अनअसिस्टेड मैकेनिकल ट्रांसफर एड्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब ये है कि खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना या बेड से खुद उठना, ठीक है, या बैठना बगैर किसी के सपोर्ट के, ठीक है। तो इसके लिए हम उनको 1 पॉइंट देंगे। अगर दूसरे लोग जो है उनको क्या करते हैं, बेड में उनको साइड चेंज करवाते हैं या उनको बिठाते हैं या उनको जो है बेड से उठाकर दूसरी जगह जो है वो ले जाते हैं, चेयर पर बिठाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिर डिपेंडेंट में आएगा और इस वजह से इसके पॉइंट्स हम क्या देंगे, इनको 0 देंगे। फीकल एंड यूरिनरी कॉन्टिनेंस आ गई, ठीक है। एक्सरसाइज, अच्छा जी, शेयर कर दूंगा पीपीटीज अभी इस क्लास के बाद। एक्सरसाइज कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल ओवर यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, ठीक है। फीकल एंड यूरिनरी कंटिनेंस से मुराद ये है कि आया इनका जो छोटा पेशाब और बड़ा पेशाब है, ठीक है, उस पर पूरा कंट्रोल है या नहीं। इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है। इनकॉन्टिनेंस से मुराद ये है जिसमें पेशेंट का जो है अपनी जो छोटा पेशाब है उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। मतलब ये कुछ जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको अक्सर औकात ये मसला हो जाता है, तो फिर मजबूरन जो है ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको डायपर जो है वो फिर पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुआ होता है, ठीक है। वो अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस वजह से फिर इनको डायपर जो है वो पहनाया जाता है। तो अगर ऐसे पेशेंट जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो खुद से जो है मतलब यूरिन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तो फिर इनको हम 1 पॉइंट देते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे। फीडिंग, खुद से जो है खाना खाने की काबिलियत अगर उनमें हो तो 0.1 देंगे, अगर नहीं हो तो
0 देंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारे साथ कितने हैं, टोटल हमारे साथ पॉइंट्स बनते हैं। इसको अगर हम काउंट करें तो टोटल पॉइंट्स फिर हम नीचे लिखेंगे टोटल पॉइंट्स की जगह पर, ठीक है। तो ये वो बेसिक एक्टिविटीज़ है डेली लाइफ के जो कि हम आम तौर पर करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जिनकी एज जो है वो हो चुकी होती है, ठीक है, 65 को क्रॉस कर चुके होते हैं, 60 को क्रॉस कर चुके होते हैं, तो उनको हम एल्डरली क्लास में क्या करते हैं, एल्डरली एज क्लास में हम उनको कंसीडर करते हैं। तो इस एज में अगर ये सारी एबिलिटीज़ ऐसे लोगों में हैं तो इनकी बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ जो है वो क्या होगी, एक्टिव होंगी, ठीक है। अच्छा जी, कंप्रहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट में सोशल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन पेशेंट सोशल सिचुएशंस एंड देयर फंक्शनल स्टेटस, लिविंग अरेंजमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज, साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल relations, a variety of private and public resources and home assessment। सोशल असेसमेंट से मुराद ये है कि पेशेंट की जो जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ है, जितनी भी सोशल चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें उनका लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ उनकी जो इंटरेक्शन होती है, जो रिलेशन होता है, उसको हम देखते हैं। इसी तरह से माशरे में उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सर्विसेज तक इनकी रसाई है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से इनकी जितने भी साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, ठीक है, बाहमी जितने ताल्लुकात होते हैं, तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं सोशल असेसमेंट के दौरान इसके हवाले से हम पेशेंट से डेटा गैदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ क्या आती है, सोशल असेसमेंट में आती है। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो एल्डरली एज पेशेंट हैं उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ है या सोशली वो एक्टिव है या नहीं, लोग जो है उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन हो रही है या नहीं। तो इस वजह से हम करते हैं। फिर पॉली फार्मेसी की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ क्या चीज़ है। दिस इज़ अ नोटेबल सोर्स ऑफ हार्म इन ऑल्डरली या older people, increased susceptibility to adverse drug reactions। Comprehensive geriatric assessment should always process of drug rationalization and adequate monitoring following any change to medication। पॉलीफार्मेसी से मुराद ये है कि जो एल्डरली एज पेशेंट होते हैं, तो ये ऐसी एज होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लगने का। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो बहुत सारे ड्रग्स को एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे की घंटी जो है या ख़तरे की अलामत होती है, जिसकी वजह से ये ड्रग जो है इन पर एडवर्स रिएक्शन कर सकती है। इसी तरह से जितने भी ड्रग्स पेशेंट यूज़ करते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, रेशनाल्स क्या है, किस वजह से इतने मेडिसिन यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है इसकी वजह से पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें किस तरह की चेंजेस जो है वो रहनुमा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम फिर क्या करते हैं, जीरियाट्रिक असेसमेंट में जो पॉलीफार्मेसी है उसके इफ़ेक्ट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। एडवांस केयर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सो एडवांस केयर प्लानिंग जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कंप्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट शुड एम टू elicit health care preferences and engage in discussion around advanced care planning। Discussion must be sensitive and relevant, open, center on the individual wishes। The process may result in a number of formalized outcome। ठीक है, एडवांस केयर प्लानिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपने पेशेंट के साथ बैठते हैं, उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम जो है डिस्कस करते हैं, और उन्हीं के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, उनके हेल्थ केयर के हवाले से प्लानिंग करते हैं, ताकि फिर पेशेंट जो है उस प्लानिंग पर अमल जो है प्रॉपर तरीके से करे और उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको जो है बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडवांस केयर
प्लानिंग कहते हैं। इसमें हमारे साथ जो केयर होती है तो वो पेशेंट सेंटर केयर होती है, मतलब पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए, पेशेंट के जो ख़्यालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं। अच्छा जी, इस दौरान हमें चैलेंजेस जो है वो कौन-कौन से फेस करने पड़ सकते हैं? तो अनफ़ेमिलियर कांसेप्ट, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सोच होती है, ठीक है? तो उसको मैनेज करना, उसके साथ डील करना और उनका जो परसेप्शन है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उसको इम्प्रूव करना, उसमें चेंजेस लाना, ये हम नर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? इट इज़ ऑफ़न इनकम्प्लीटली एग्ज़ीक्यूटेड देयरफॉर नेगेटिंग इट्स बेनिफिट्स। लेक ऑफ रिलेवेंट स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है, कुछ स्टाफ हमारे साथ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनके पास जो ट्रेनिंग होती है, जो एल्डरली ओल्ड ओल्ड पेशेंट होते हैं कि कैसे इनको मैनेज करना है, तो इनके हवाले से इनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है, इनके पास स्किल्स नहीं होते, तो इस वजह से फिर उनको बहुत सारे मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं। एक तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सब्र से उनके साथ जो है काम लेना पड़ता है। उनको जो है एक-एक बात जो है वो समझानी पड़ती है, एक-एक बात जो है उनको याद उसकी याद दहानी करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास जो है रिलेवेंट ट्रेनिंग स्किल्स ना हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए ऐसे पेशेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनसफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज़, टाइम और रिसोर्सेज़ जो है अगर इनसफिशिएंट हो, ठीक है, काफ़ी ना हो, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं। लेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ असेसमेंट, अगर मुसलसल टाइम टू टाइम उनकी असेसमेंट ना की जा रही हो, उनको मॉनिटरिंग ना किया जा रहा हो, तो इससे जो है बहुत सारे मसले जो है वो दोबारा से जो है बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ अ कंसिस्टेंट टीम लीडर, और अगर एक टीम लीडर जो है वो ना हो मौजूद, ठीक है, जो कि एक तसलसल के साथ जो है वो क्या कर रहा हो, मॉनिटरिंग कर रहा हो इस पूरे प्रोसेस को, तो इससे भी फिर बहुत सारे चैलेंजेस जो है नर्सिंग स्टाफ को वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 10 हेल्थ असेसमेंट का, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ